करंट अफेयर का पेपर हमारे पास और पेपर भी है जैसे कि पाक अफेयर का। तो उसमें जो सवाल एक आया है, हैविंग द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, द लैंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट सर्व एज द मेन फूड सप्लाई बास्केट फॉर द ब्रिटिश पावर फॉर मोर देन अ कंट्री, बट नाउ पाकिस्तान हैज़ नो इम्पोर्ट फूड कमोडिटीज, डिस्कस इन डिटेल्स द काजेज ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये हर क्लास में मैंने ये बात की हुई होगी कि याद रखो अगले पेपर या सीएसएस का एग्ज़ाम जो है वो इकोनॉमी डोमिनेट करेगा। एक साल था सीपैक ने डोमिनेट किया, एक साल था अफगानिस्तान ने डोमिनेट किया, एक साल था यूक्रेन ने डोमिनेट किया, एक साल था चाइना यूएस ने डोमिनेट किया। ये साल जो है इकोनॉमी ने डोमिनेट किया है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी इकोनॉमी के गिर सवालात ने बड़ा फोकस किया है क्वेश्चंस पे। यहाँ पे भी यही है कि जो क्वेश्चन है दैट इज के एग्रीकल्चर सिस्टम, हाँ जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सिस्टम था, कैनाल सिस्टम आपके पास था, दैट इज़ पंजाब में, सिंध में और सेंट्रल केपी में आपके पास कैनाल सिस्टम था जो फीड करता था नॉट ओनली सब कॉन्टिनेंट को बल्कि इवन ब्रिटिश को या ब्रिटिश वो कहते हैं एम्पायर को वो फीड करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आए। जब भी मैंने पहली क्लास ऑनलाइन ली है उसमें मैं वाटर क्राइसिस से शुरू करता हूं, और वाटर क्राइसिस में आजकल मैं फ्लड पहला टॉपिक होता है, और फिर एक बड़ा डायमेंशन एग्रीकल्चर पे होता है, आपने अक्सर सुना हुआ होगा। तो उसमें भी यही है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से हमारे पहले ब्रिटिश एम्पायर को फीड करता था, ब्रिटिश इंडिया को फीड करता था, और फिर पाकिस्तान को फीड करता रहा, और फिर हमारी इकोनॉमी में जीडीपी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता रहा। लेकिन उस एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आया, और डिक्लाइन के रीजंस दिए हैं, डिक्लाइन के रीजंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लाइनिंग कैनाल सिस्टम, फ्लड इरिगेशन टेक्निक, अर्बनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, उसके बाद वाटर क्राइसिस एंड गो ऑन, डैम्स कंस्ट्रक्शन। जी जी। उसके बाद फिर सोल्यूशन वाला पार्ट इस क्वेश्चन में है सर, इसमें है डिटेल्स द काजेस, सिर्फ काजेस का कहा हुआ जी। आखिर में सोल्यूशन में सोल्यूशन कुछ भी नहीं। फिर भी आपको सोल्यूशन देने पड़ेंगे जी। एक टेक्निक याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में सोल्यूशन ना पूछे जाए तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो सोल्यूशन पे होगा। राइट। ये एक मोरालिटी ऑफ राइटिंग का, एकेडमिक राइटिंग का एक मेजर डिमांड है। तो आपके कंक्लूजन में जो कि आप एलेबोरेट नहीं करेंगे, आप बताएंगे कि आप सोल्यूशन क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपको करने पड़ेंगे, रिवैम्प द कैनाल सिस्टम, फ्लड इरिगेशन से ड्रिप पे जाना है, स्प्रिंकलर पर जाना है, इसी तरीके से फिर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, सीड डेवलपमेंट करनी है, एंड गो ऑन। ये रिकमेंडेशन आप कंक्लूजन में देंगे ताकि आपका एग्रीकल्चर रिवाइव हो। तो वही बात, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर पे आप उसको, यदि कंक्लूजन में आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बातें करेंगे। जी नेक्स्ट। थैंक यू सर। सर एक और सवाल है, ये भी इकोनॉमिक्स से ही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम and uplift the standard of living of the masses. Elaborate the causes for the hindrance of इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ये जो स्टेटमेंट है वो जनरलाइज है, वो पाकिस्तान के बारे में नहीं है। अब जनरली कुछ ममालिक के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूरोप इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ तो वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स बड़े इम्प्रूव हुए। यूएस ने किया, कनाडा ने किया, तो डेवलप्ड हो गई। एशियन इकोनॉमीज में चाइना, जापान, क्या कहते हैं ये कोरियन पेनिनसुला, साउथ कोरिया की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, इवन बांग्लादेश की बात करेंगे कि इन्होंने कैसे, या ब्रिक्स इकोनॉमीज की बात करेंगे। ये एक दो पैराग्राफ में बता दिया आपने। डन। इन्होंने ग्रो किया, यानी आपने ये स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करना है, जिसने एस्टेब्लिश किया है उसी स्टेटमेंट को आपने सिर्फ थोड़ा सा ओपन अप करना था, 2 मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में। उसके बाद फिर जो दूसरा पोर्शन है दैट इज पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान का इंडस्ट्री क्या है, काजेस फॉर द हिंड्रेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ जी, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकी या क्यों वीक रही है। जिसने भी ये टॉपिक मुझसे ट्रेड डेफिसिट पढ़ा होगा, मैंने इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ाया हुआ होगा।
एक मैं काजेस की क्या बताता हूँ, दैट इज़ हमने नेशनलाइजेशन, पहले तो ये कि हमने इंडस्ट्री पे उस तरीके से फोकस नहीं किया। हमारे पास 58 से 66 तक का एक एरा है और एक अर्ली 90s के इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा है। उसके अलावा फिर हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का उतना बड़ा एरा और फिर 2015 ऑनवर्ड एक का एरा रहा है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने थोड़ा सा बूस्ट अप किया है। और 2020 ऑनवर्ड 2021 में हमने टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे थोड़ा बहुत फोकस किया, लेकिन कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे सामने नहीं आए। आपकी इंडस्ट्री में आपने इस आइडिया से शुरू किया, ये सारे आपने फ्रॉम द पास्ट से लेके आज तक आ गए। दूसरा पोर्शन आप बताएंगे इसमें जो मेजर पोर्शन है, काजेज, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो हमने की, कैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डीजेनरेट किया, हिंडर नहीं डीजेनरेट किया उसने, आपको बताएंगे। आप एक दो पैराग्राफ उस पर लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे एनर्जी क्राइसिस ने कैसे आपकी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 2007 से लेकर 2015-16 तक जो हमारे मुल्क से इंडस्ट्रीज बाहर चली गई, कॉटेज इंडस्ट्री बंद हुई वगैरह वगैरह जो पढ़ाया गया बच्चों को। इसी तरीके से फिर एक और है, दैट इज़ अभी जो हमारे यहाँ है, दैट इज़ हायर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सिर्फ ना कहो, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक फैक्टर है, सुपर टैक्स आया वगैरह वगैरह, टैक्सेस हमने बढ़ा दिए, सो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई हैं, डिक्लाइन पे। सर साथ में इनमें जो वार ऑन टेरर है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि ट्रू 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 थैंक यू सर। और फिर अगेन ये क्वेश्चन को एंड करना था रिकमेंडेशन पे, लेकिन कंक्लूजन में रिकमेंडेशन मांगे तो नहीं गए, नहीं सर नहीं मांगे गए, तो फिर कंक्लूजन में फिर रिकमेंडेशन देने थे। ठीक, नेक्स्ट सर एक और सवाल है जो कि एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड डालमा इन पाकिस्तान इवन आफ्टर पासिंग मोर देन 7 decades of its existence the democracy could not get its roots discuss in detail। जिस क्लास को भी मैंने पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड लीडिंग टू इकोनॉमिक क्रंच, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ाया है, उनको मैंने ये करवाया होगा। ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मेरे बकिया कोलीग्स ने भी बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें करवाई हुई होंगी। ये आप फॉर एग्जांपल बात करेंगे वीक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पहले 10 साल उठा लो, ठीक है, उस पर बात करेंगे। और फिर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आज भी हमारा वीक है, मल्टीपल वीकनेसेस पॉलिटिकल पार्टीज में। पॉलिटिकल पार्टी वीक है तो ऑटोमेटिकली आपका पार्लियामेंट वीक है। जब आपका पार्लियामेंट वीक हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में जो सबसे सॉवरन बॉडी है वो कौन है, वो आपकी पार्लियामेंट है। तो इसका मतलब क्या, आपकी एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो जाएगी, यानी वो पार्लियामेंट्री जो पावर्स हैं वो इनक्रोच किए किसने, एग्जीक्यूटिव ने, और सबसे ज़्यादा किसने इनक्रोच किया, दैट इज जुडिशरी ने। तो जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, पहले जुडिशरी की बात करें। जुडिशरी कैसे, जुडिशल एक्टिविज्म वो बताएंगे कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में इंटरवीन करता रहा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव अफेयर्स में आप बात करेंगे। इसी तरीके से फिर दूसरा एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में भी स्पेशली जो मिलिट्री इंटरवेंशन रही है इन पॉलिटिकल अफेयर्स, आप वो डिस्कस करते। डन। तो ये तो आपने पार्लियामेंट की वीकनेस के साथ लिंक कर दिया। उसके अलावा फिर पार्लियामेंट में ऐसी लेजिस्लेशन होती रही, फॉर एग्जांपल 58(2)(b), 58(2)(b), हाँ जी, जो प्रेसिडेंट के पास पावर टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट, जिससे पार्लियामेंट्री सिस्टम वीक हुआ वगैरह वगैरह, ये बातें करेंगे। ऐसा बहुत कुछ मोर है। एक तो ये आपने पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट के साथ लिंक किया। उसके बाद फिर दूसरी आप बात करेंगे जुडिशल एक्टिविज्म पे। जुडिशल एक्टिविज्म किस तरीके से आपके पॉलिटिकल प्रोसेस को उसने डिरेल किया। एक तरफ पे जुडिशल एक्टिविज्म, दूसरी तरफ पे जुडिशल रिस्ट्रेंट, ठीक है, यानी जो फिनोमेना है जो हमें चाहिए वो जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ या तो एक्टिविज्म रहा है या रिस्ट्रेंट, दैट इज लॉ ऑफ नेसेसिटीज, रिस्ट्रेंट, ठीक है। दूसरी तरफ पे जुडिशल एक्टिविज्म, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अफेयर्स में इंटरवीन करना, वो बताना था। उसके बाद फिर जो मिलिट्री की जो एस्टेब्लिशमेंट के जो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवेंशन है, फॉर एग्जांपल मिलिट्री टेक ओवर्स रहे हैं, इनडायरेक्ट जो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स बार बार वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मिलिट्री को। लेकिन फिर दूसरी तरफ पे मिलिट्री इन तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं, डिनाई करती कि नहीं ऐसा नहीं रहा है। लेकिन फिर दरमियान में आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है 2021 के बाद हमने पॉलिटिकल अफेयर में इंटरवीन करने का कहा कि नहीं करेंगे, आप ये भी बताएंगे। सो
ये सारे इसके डायमेंशंस थे इस क्वेश्चन के। तो डेमोक्रेसी कुड नॉट गेट रूट्स इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट तक लेके आओ, जुडिशरी, मिलिट्री। ठीक जी, थैंक यू सर। सर एक और सवाल है जो कि ना अगेन कंक्लूजन वही था, इनकी रिकमेंडेशन पे ही आपने उसने रिकमेंडेशन तो नहीं मांगी सर? रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ डिस्कस इन डिटेल। हाँ जी, तो आपने रिकमेंडेशन कंक्लूजन ही में देनी थी और वो एक्सप्लेन नहीं होना थी, सिर्फ हाईलाइट करनी थी सर। लेकिन इसको एक और चीज़ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी भी अभी स्टिल तक मतलब वो नहीं रही है। इसमें और बहुत कुछ आप लेके आ सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट उसने मुझे राइट दे दिया कि मैं इसको खुद डिफाइन कर लूँ, ठीक हो गया। तो मैंने विद इन द पाकिस्तानी बाउंड्रीज उसको डिफाइन कर दिया। थैंक यू सर। सर एक और सवाल है, ज्वाइनिंग द यूएस लेड कोलिशन इन द वार अगेंस्ट टेरर हैज मेनी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स रिपरकशन फॉर पाकिस्तान, इलैबोरेट। ये क्वेश्चन कोई हमको 10 मरतबा आया है, बस सिर्फ वर्डिंग चेंज होती रही है, शायद इससे भी ज़्यादा आया। क्वेश्चन को आपने करना कैसा था, पाकिस्तान बिकेम द यूएस एलाई इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, जिसमें नॉन नेटो एलाई का स्टेटस मिलना, फ्रंट लाइन स्टेट बनना, सप्लाई लाइन देना, मिलिट्री ऑपरेशंस करवाना अपने सरजमीन पे, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन करना वगैरह वगैरह, ये था हमारा पार्ट और 20 साल हमने किया। उसके बाद फिर इसकी रिपरकशंस हम पे क्या हुए? सबसे बड़ा रिपरकशन क्या है, पाकिस्तान में टेररिज्म एक्सपैंड कर गया, मिलिटेंसी एक्सपैंड कर गई। पहले आप साउथ वजीरिस्तान, फिर नॉर्थ वजीरिस्तान, फिर ओवरऑल जो एक्स फाटा रीजन था, उसके बाद फिर मलकन डिवीज़न, बनो डिवीज़न, उसके बाद फिर आप बलूचिस्तान जाएंगे, उसके बाद फिर आप सदरन पंजाब आएंगे, आप कराची जाएंगे, ठीक, ये हुआ। फिर हमें बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़े, अब फिर मिलिटेंसी आई है। ये तो एक डायमेंशन तो आपने ये डिस्कस करना था कि मिलिटेंसी हमारे मुल्क में आई, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आया, दैट इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक लॉस हमें कितना हुआ, आप वो एलाबोरेट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा बड़ा इम्पैक्ट हम पे क्या हुआ, दैट इज़ कि हमारे यहाँ सुसाइड बमिंग बेतहाशा हुए, आप वो बताएंगे। आप मिलिटेंसी जब बता रहे हैं तो आप सुसाइड बमिंग बताएं, हमारे ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होना, और जिसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस पे हमले होना, आप वो बताएंगे। उसके अलावा फिर आप बताएंगे कि जो इकनॉमिक इसका कॉस्ट हुआ, सोशल कॉस्ट हुआ। फिर सोशल कॉस्ट कैसे हुआ, लोग शहीद हो गए, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुई ऑफ पीपल, IDPs मलकन डिवीज़न से, फाटा रीजन से जो IDPs बने। सो ये इसके FDI डिक्लाइन हुआ। थैंक यू सर। सर ये था पाक अफेयर के, अब हमारे साथ